Hello everyone, very good morning to all of you and welcome you all on my YouTube channel. And today we will discuss about the 20 important question of biodiversity that concern to the species area relationship and pattern of biodiversity. मेरी important topic of biodiversity. ठीक है guys, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप स्टडीड बाय द अलेक्जेंडर बार हेलमोंट। पूरा नाम मैं लिख रहा हूँ इनका, जो कि जर्मन बायोजियोग्राफिस्ट नेचुरलिस्ट एंड ठीक है। इन्होंने क्या बात बोली थी कि द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप स्टडीड बाय द अलेक्जेंडर बार हेलमोंट इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऑन ए लॉगरिथम स्केल एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन log s इक्वल टू log c प्लस जेड लॉग ए। इन दिस इक्वेशन एस स्टैंड फॉर, एक इक्वेशन है जो ऑलरेडी मैंने इस फिगर में दिखा रखी है। वैसे तो फिगर इसमें हटा के करना था। ये देखिए, दो आपको स्टैटिक दिख रही हैं स्पीसीज एरिया के बीच और एरिया के बीच। अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो एक लॉग स्केल पे ये वाली इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, दूसरे पे जो हाइपरबोला कर बनना उसमें एस इक्वल टू सी ए स्क्वायर जेड में, ठीक है। तो इसमें जो बता रहा है कि जो एस रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस चीज़ के लिए यहाँ पे इसका डिनोशन है, देखिए, स्पीसीज रिचनेस के लिए, एरिया के लिए, स्लोप ऑफ लाइन के लिए या रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए। तो इससे पहले जो मैंने अपना लेक्चर डाला उसमें मैंने पूरी एक एक चीज़ बताई कि एस रिप्रेजेंट वाट एंड सी रिप्रेजेंट वाट एंड जेड एंड ए आल्सो, ठीक है। तो इसमें बहुत क्लियर है कि जो एस रिप्रेजेंट करता है वो स्पीसीज रिचनेस को रिप्रेजेंट करता है। स्पीसीज रिचनेस मतलब होता है कि पार्टिकुलर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, ठीक है। और बान हेलमोंट ने ये स्टेटमेंट दिया था कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हम जाएँ और जैसे जैसे हम नए एरिया को एक्सप्लोर करते रहें तो स्पीसीज़ की जो डाइवर्सिटी होती है, स्पीसीज़ की जो रिचनेस होती है, डाइवर्सिटी नहीं बल्कि स्पीसीज़ की रिचनेस की बात करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डाइवर्सिटी नहीं बल्कि स्पीसीज़ की रिचनेस वो भी बढ़ती जाती है, बट एक लिमिट के बाद वो स्टैटिक हो जाती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट था उनका। ऐसा नहीं था कि कंटिन्यूस बढ़ती चली जाएगी, एक एरिया के बाद वो स्टैटिक हो जाएगी स्पीसीज रिचनेस। तो एज रिप्रेजेंटिंग इन दिस इक्वेशन स्पीसीज रिचनेस को आप ध्यान रखें। सेकेंड क्वेश्चन में ये कह रहा है, इसी से रिलेटेड है सभी क्वेश्चन, दी हाइपरबोलिक इक्वेशन फॉर द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे ग्राफ ये आपने देखा था, ग्राफ इस तरीके से एक लाइन थी और दूसरी लाइन इस तरीके थी, ठीक है। ये तो इसमें कह रहा है कि हाइपरबोलिक इक्वेशन फॉर द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, इस रिएक्शन के लिए कौन सी रिएक्शन आपको सुटेबल है इसमें, ठीक है। तो इसमें इसे भी लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में आपको डिफाइन किया है कि क्या कैसे करके दो इक्वेशन है, इसके लिए कौन सी इक्वेशन होती है और इसके लिए कौन सी इक्वेशन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि आपने जो ग्राफ बनाया इस देख लें, यहीं पे यही मेरा थ्योरी में बना हुआ है कि देखिए जो स्ट्रेट लाइन है उसके लिए ये इक्वेशन है और जो हाइपरबोला मतलब जो कर्व बनना है, ठीक है, उसके लिए एस इक्वल टू सी जेड स्क्वायर की बात करेंगे। तो बिल्कुल क्लियर आंसर है इसका यहाँ पे। इसके आप देखना है केवल दी हाइपरबोलिक इक्वेशन फॉर दी स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, उसके लिए आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए, ये वाली, ठीक है, एस इक्वल टू सी जेड स्क्वायर, जो ये बताती है कि किसी एरिया में जैसे जैसे एरिया को एक्सप्लोर करेंगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, बट एक टाइम के बाद जाने के बाद वो रुक जाएगी, स्टैटिक वैल्यू आ जाएगी कि अब कोई कितना भी एरिया एक्सप्लोर करें स्पीसीज रिचनेस आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो इसे रिप्रेजेंट करा जाता है हाइपरबोला कर्व के थ्रू, और इक्वेशन टू फॉर दैट एस इक्वल टू सी ए जेड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ है वही वाला, रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग ग्राफ इज डिस्क्राइब्ड। देखें इसमें थोड़ा सा हमने इस क्वेश्चन हटाया है, ये देखें इसमें, क्योंकि इक्वेशन पूछा है कि स्पीसीज एरिया और एरिया के बीच जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है, इसे हमने नन ऑफ द एबव कर दें, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सी लाइन दिखाई जाए आपको, ये वाला ग्राफ था ना, ये स्ट्रेट लाइन दिखाई जा रही है आपको इसमें, ठीक है। हाइपरबोला लाइन मिसिंग है। तो हमने बताया जब एस इक्वल टू सी ए जेड स्क्वायर था तो हाइपरबोला के लिए था, और जो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है ये रिप्रेजेंट करती है, एक कोड समझ लें इसे, एस सी जेड ए मतलब सुप्रीम कोर्ट जा, ठीक है। इस तरीके से देखिए कहाँ पे आ रहा है, एस सी जा, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस। तो इसे ध्यान रखें, वो केवल है सुप्रीम कोर्ट जैसे होता नहीं, एस सी ए जेड स्क्वायर था वो हाइपरबोला के लिए थी, और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट जा, इस तरीके से कोड समझ लें। तो आया लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हु ऑब्जर्व दैट विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू लिमिट। जो बार बार हम सेंटेंस जो बोल रहे हैं ये किसने दिया था, सबसे ज़्यादा काम किया है इसमें जर्मन जो नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर जिनका नाम था अलेक्जेंडर वान हेलमोंट। इसमें पूरा नाम नहीं लिखा तो इसी तरीके से क्वेश्चन में भी होता है तो कंफ्यूज ना हो। अलेक्जेंडर वान हेलमोंट ने ये बात बोली थी जब हम किसी नए एरिया पे जाते हैं, नए रीजन में जाते हैं और वहाँ पे जैसे जैसे हम एक पार्टिकुलर एरिया का जो एरिया होता है उसे बढ़ाते जाते हैं, मतलब एक्सप्लोर का मतलब उसमें ये पता करते हैं कि कितनी स्पीसीज़ है। तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं नई नई स्पीसीज़ का वहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है कि नई नई स्पीसीज हम डिस्कवर करते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम कंटिन्यूस एरिया बढ़ाते चलेंगे तो स्पीसीज़ भी बढ़ती चलेंगी। एक लिमिट होती है हर एरिया में बायोडाइवर्सिटी किस लेवल तक पाई जाएगी, इसका एक वो होगा। एरिया तो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो एरिया जैसे एक्सप्लोर करेंगे डाइवर्सिटी बढ़ेगी, स्पीसीज इतने समय ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पे फाइंड करेंगे हम, बट आफ्टर ए सर्टेन लिमिट, मतलब एरिया एक्सप्लोर करने के बाद ये वैल्यू जो है स्टैटिक मतलब कांस्टेंट हो जाएगी, फिर नहीं बढ़ेगी। तो ये अलेक्जेंडर वान हेलमोंट का ऑब्जर्वेशन था अबाउट द बायोडाइवर्सिटी रिचनेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु मेड ए मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट अबाउट द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। ये एक साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत ही रेयर वर्क है इनका और कुछ एरिया में बायोडाइवर्सिटी कंसर्न में इन्होंने काम किया। रॉबर्ट में जो ऑस्ट्रेलियन मतलब साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बात बोली थी ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियन है। ये उनका अपना स्टेटमेंट था, उनका अपना एक ऑब्जर्वेशन था, तो इसे ध्यान रखें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, तभी लिखा ना मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ जेड। जेड को रिप्रेजेंट करता था जो उस इक्वेशन में रिग्रेशन कोफिशिएंट या जो स्लोप ऑफ द कर्व जो होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। फॉर एनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप आर ए स्मॉल एरिया, हमने दो बातें बताई थी अपने थ्योरी लेक्चर में, एक लार्ज एरिया एक स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया के साथ उसका इक्विवेलेंट एक टर्म और होता है कि किसी पार्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप की जब हम बात करते हैं तब एक वैल्यू होती है, और जब हम एक लार्ज कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, ठीक है, कई कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, कहते हैं कि पार्टिकुलर एनिमल्स इन दी कॉन्टिनेंट्स, तब ये होता है लार्ज। कॉन्टिनेंट तो बहुत बड़े होते हैं। तो दो वैल्यू यहाँ पे आपके पास हैं। यहाँ पे देखिए एनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप मतलब होगा, हम बायोलॉजी में चले जाएं प्लांट साइंस में तो हम टेक्सोनॉमिक ग्रुप मतलब हम एल्गी की बात कर सकते हैं, फंजाई की बात कर सकते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स की बात कर सकते हैं, या फिर हम कहते हैं स्मॉल एरिया में पाए जाने वाले जिम्नोस्पर्म्स की बात, ठीक है। तब भी यही कंसर्न आ जाएगी। इसमें जो वैल्यू होती है आपकी वो कम होती, 0.1 से 0.2 की वैल्यू आती है जेड की, ध्यान रखना है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए बिल्कुल इसी के नीचे क्वेश्चन मैंने सेट किया जिससे कन्फ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। इन विच आर द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ जेड, सेम क्वेश्चन फॉर द फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। इनने कहा कि फ्रूट ईटिंग बर्ड्स जो भी है, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होंगे और कहाँ पे, और मैमल्स या फिर एक लार्जर रीजन लाइक द कॉन्टिनेंट। दूसरी तरीके से बात कर रहे हैं, इन्हें किसी पर्टिकुलर को वो नहीं कर रहे, कहा एक पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप, तो एक चीज़ हो गई। यहाँ पे ने कहा कि फ्रूट ईटिंग बर्ड, जितने फ्रूट ईटिंग बर्ड तो बहुत कैटेगरी के आएंगे, दूसरे मैमल्स भी इसमें साथ में कर ले, मतलब डाइवर्सिटी बढ़ा दी है। या फिर हम इसे दूसरे टर्म्स कहें एक लार्जर एरिया की बात कर रहा है और वो भी कितना बड़ा है, कॉन्टिनेंट के बराबर है, तब जेड की वैल्यू जाती है आपकी ऑप्शन बी, 0.6 से 1.2 के बीच ये वैल्यू आपकी होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं फॉर विच आर द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया टर्न आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमने आपको बताया दो बार कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है वो कम के लिए होता है, ठीक है। जैसे उसने एक पार्टिकुलर एक वो डिसाइन किया कि बैट, जिम्नोस्पर्म, टेरोफाइट्स, मैरीन फिशेस, या इसमें बैट की बात करते हैं कि एक पार्टिकुलर कैटेगरी है बैट क्या करता है, ठीक है, कि एक इनका फ्रूट ईटिंग बर्ड्स तो कम की वैल्यू आई, और इस कंडीशन में जब जो कर्व होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका डी। जिम्नोस्पर्म्स टेक्सोनॉमी की बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं द ग्राफ फॉर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप इज एक्चुअली प्लॉटेड बिटवीन। अब देखिए इसने कहा कि स्पीसीज और एरिया दो बातें हैं। देखिए स्पीसीज एक अलग चीज़ होती है, एरिया अलग चीज़ होता है, मगर स्पीसीज की कौन सी क्वालिटी ली गई है। स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है मतलब ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी के बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, उसके वेरिएबल्स बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि स्पीसीज रिचनेस होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, स्पीसीज इवननेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ ली थी, स्पीसीज डाइवर्सिटी जो हम बोलते हैं ना, हमने स्पीसीज डाइवर्सिटी टर्म नहीं है, देखना ग्राफ में जो टर्म लिया गया है इसके लिए वो स्पीसीज रिचनेस लिया गया है। इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसे लिया गया था। तो करेक्ट आंसर है आपका ए, स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया गया था वो ये वैल्यू लाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, देखिए एक वही इक्वेशन दिया है, स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन दी गई है, लॉग एस इक्वल टू बनता है सुप्रीम कोर्ट जा वाला जो है, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए
फाइंड द रॉन्ग वन। इसमें जो भी वैल्यू दी गई उसमें से गलत क्या चीज़ है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। देखिए हमने फिर वही एक पहले सर ने स्पीसीज डाइवर्सिटी लिखा हुआ है, हमने कहा स्पीसीज डाइवर्सिटी कहीं पे कंसीडर नहीं करा गया, जो ग्राफ किया गया वो स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया के बीच प्लॉट किया गया है, ठीक है। और ए जो होता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, बता चुका हूँ पहले। जेड रिगेशन कॉफिशिएंट की बात करता है और सी बाई इंटरसेप्ट की बात करता है। तो सबसे ज़्यादा जो गलत पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि जेड जो एस जो रिप्रेजेंट करता है वो स्पीसीज रिचनेस को कन्वर्ट करता है, क्योंकि स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर जो आपका ए है कि फाइंड रॉन्ग वन यही है, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में देखते हैं कि इन लॉगरिथमिक इक्वेशन ऑफ द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जेड इम्प्लाइज एक्सेप्ट। इसमें देखिए जेड हमने बताया कि इंटरसेप्ट उसकी बात करता है, सॉरी स्लोप की बात करता है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट की बात करता है, देखिए स्लोप की बात करता है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट की बात करता है। दूसरी इसकी वैल्यू कितनी आती है। अब कहाँ की बात कर रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट ये भी इसकी वैल्यू ये हो सकती है, क्योंकि दोनों कंडीशन में कहाँ पे इसने ये तो नहीं कहा कहाँ पे, मगर जो वैल्यू दी गई वो हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। और एरिया कैसा है, लार्ज है, एक पार्टिकुलर ग्रुप के लिए दिया गया तो वो डिफरेंट वैल्यू होगी, मगर यहाँ पे इन्हें कुछ पार्टिकुलर एरिया डिफाइन नहीं करा, तो जो वैल्यू दी गई वो वही वैल्यू ठीक है। मगर कभी भी जेड जो है बाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है इस इक्वेशन में। बाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में कौन करता है, सी करता है, ठीक है, ना कि जेड करता है। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो आपका है सी, ठीक है। दी वैल्यू ऑफ जेड डिपेंड्स, देखिए इक्वेशन में जेड की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, सिंपल सी बात है। देखिए ये जेड है, जेड लॉग ए, तो जेड की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, ए पे, और ए क्या है, एरिया है। तो इसमें देख लीजिए आप जेड की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, ऑप्शन सी एरिया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल हैव जेड वैल्यू इन बिटवीन 0.1 to 0.2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम अभी तक बता रहे हैं कॉन्सेप्ट में, वही समझना है यहाँ पे। देखिए बर्ड्स ऑफ कैलिफोर्निया एंड फ्रूगीवोरस बर्ड्स ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो हर कंट्री में पाए जाते हैं, ये इसके साथ मैचिंग नहीं है। कैलिफोर्निया एक है दुनिया में, 10 जगह नहीं है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो दुनिया में कई कंट्रीज में पाए गए हैं। इसके बाद देखिए बर्ड्स ऑफ कैलिफोर्निया एंड मोलस्क ऑफ द न्यूयॉर्क स्टेट, ये दोनों चीज़ें सिंगल हैं कि कैलिफोर्निया भी सिंगल है और न्यूयॉर्क स्टेट भी सिंगल है, ठीक है। और ये वैल्यू हमने बताई थी कम वैल्यू है, कम के मतलब इन्होंने स्टैटिक कर दिया कि बर्ड्स कैलिफोर्निया के और मोलस्क न्यूयॉर्क स्टेट के। तो करेक्ट आंसर डी बी, ठीक है। बाकी इसमें देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो एक जनरलाइजेशन है जो बहुत सारी जगह पाए जाते हैं, बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। तो करेक्ट आंसर सी, क्योंकि यहाँ पे एक जो है स्टैटिक वैल्यू है, बर्ड्स ऑफ कैलिफोर्निया हो गए और मोलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट, ठीक है, दोनों में लिमिटेशन लगा हुआ है। तो वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच वेरीज करेगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, इफ़ जेड वैल्यू इफ फाउंड टू बी 1.15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज रिचनेस वाज एक्चुअली स्टडी। देखिए वैल्यू हमने बताया ना कि 1.1 अधिकतम वैल्यू है, तो ये देखिए कहाँ पे करेगी, इसमें देखिए इसमें कुछ लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ें फ्रूगीवोरस मतलब जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं वो इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, पहला हमें बहुत हद तक, दूसरा भी देख लेते हैं। देखिए प्लांट्स इन ब्रिटेन स्टैटिक कर दिया, ब्रिटेन एक ही जगह है, कैलिफोर्निया एक जगह है, न्यूयॉर्क स्टेट एक जगह है, तो यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है। तो आपका करेक्ट आंसर है फ्रूगीवोरस बर्ड्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, लार्ज एरिया की बात, ह्यूज एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, इफ़ जेड वैल्यू इज बिटवीन 0.6 to 1.2, ये किसके बीच में आ रही है, जो वैल्यू हमारी 1.15 के बीच में आ रही, तो इसका इसमें देख लेते हैं ये वैल्यू किसके लिए आएगी। अच्छा इसमें ये कह रहा है कि दिस इम्प्लाइज, अब इसमें कौन सा कर्व आएगा, पहले ये बताया मैंने, लार्जर एरिया के लिए आपका जो स्लोप है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका है स्टीपर स्लोप, मतलब जो ये जो हम ग्राफ बनाते हैं ना, ये वाला स्टैटिक के लिए कम के लिए, और ये वाला जो आता है हाइपरबोला ये आता है इस अधिकतम वैल्यू के लिए 0.6 से 1.2 के बीच, ठीक है। स्टीपर स्लोप मतलब जो इसका ढाल जो है ना वो ज़्यादा होगा, मोर टूवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल नहीं। द वैल्यू ऑफ स्पेस रिचनेस डिक्रीज मस्ट फास्टर देन द एरिया एक्सप्लोर्ड, नहीं गलत, एक बार लिमिट के बाद खत्म हो जाता है, उन्हें तो ये बताया था ना कैसे कैसे डिक्रीज हो जाएगी। एरिया को हम एक्सप्लोर करेंगे तो वैल्यू तो बढ़ेगी घटेगा। प्लांट्स ऑफ ब्रिटेन कैन हैव दिस वैल्यू, नहीं, क्योंकि इसमें स्टैटिक है तो 0.1 से 0.2 वाला है उसकी बात करता है, क्योंकि यहाँ ब्रिटेन सिंगल है। तो इसमें जो कह रहा है कि इसमें स्टेटमेंट कोई रिलेवेंट नहीं है, इन सब की है कि ये वैल्यू किसके लिए रिप्रेजेंट करती है, बस ये पूछ रहा है। तो इसमें जो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है और स्टीपर स्लोप, ठीक है, स्लोप जो है स्टीपर होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, बाकी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ एरिया एक्सप्लोर्ड इज द इंटायर कॉन्टिनेंट देन स्लोप ऑफ द लाइन फॉर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वुड बी। देखिए बताया भाई ऊपर वाला क्वेश्चन है उसे दूसरे तरीके से पूछा गया कि एरिया एक्सप्लोर्ड इंटायर कॉन्टिनेंट है, तो अभी जो ऊपर वैल्यू आई थी ज़्यादा एरिया के लिए कौन सा होगा, ठीक है, मच स्टीपर। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, अभी की कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे तो मच स्टीपर ये वाला कर्व आएगा हमारा, ये वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा रीजन है। कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, की कोई कम्युनिटी है उसकी स्टेबिलिटी से जो नीचे जो 4 स्टेटमेंट दिए वो कौन सा कंसर्न नहीं है, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पहला है कि मोर स्पीसीज, भाई मोर स्पीसीज होंगे तभी तो स्टेबिलिटी होगी। आप फूड चेन फूड वेब में क्या पढ़ते हैं कि जितने ज़्यादा लोग होंगे एक दूसरे के साथ उनके रिसोर्सेज ज़्यादा। ठीक है। दूसरा है कि नॉट मच वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी, नॉट मच बिल्कुल सही बात है ये कि ज़्यादा जब स्टेबिलिटी होगी तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि कम्युनिटी स्टेबल का मतलब ही होता है कि नो मच वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी। सही बात है ये भी। तीसरा है रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज मेड बाय द नेचर ओनली। दूसरा देखते हैं रेजिलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज मेड बाय नेचर एंड मैन। देखिए रेजिस्टेंट और रेजिलेंट वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, डिफरेंस है बट यहाँ पे हम इन्हें एक कंसिडर कर सकते हैं कि इसका मतलब होता है आपकी अपनी स्ट्रेंथ, कि आपको कोई अगर डिस्टर्ब करे तो आप उससे डेविएट ना हो। ठीक है, तो तीसरे वाले में ये कह रहा है कि रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज मेड बाय नेचर ओनली। ओनली क्यों लगाया भाई, नेचर करेगा या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के थ्रू अगर डिस्टर्बेंसेज हो रहा तब भी अगर कोई स्टेबल कम्युनिटी हो तो वो उसे रेजिस्ट करेगी, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो। दूसरे में कह रहे हैं नेचर एंड मैन दोनों के लिए, तो सही बात क्या है, कैन नॉट भी कह रहा है, किससे कंसर्न नहीं है, इस वाले थे कि रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज मेड बाय नेचर ओनली, ये बात सही नहीं है। ठीक है, अगर कम्युनिटी स्टेबल है तो वो किसी तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट करा जाए, चाहे कोई भी कम्युनिटी का, चाहे नेचर करे चाहे ह्यूमन एक्टिविटी करे, वो दोनों के लिए रेजिस्टेंस शो करेगी। ठीक है, तो करेक्ट गाइज यहाँ पे आंसर जो है वो सी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए एट्रीब्यूट ऑफ स्टेबल कम्युनिटी। सेम क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है ये कि जो स्टेबल कम्युनिटी है उसका कौन सा फीचर, एट्रीब्यूट मतलब फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बात करते हैं। देखिए कोई स्टेबल कम्युनिटी है तो रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, बिल्कुल सही बात है। रेजिस्टेंट टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, इस पे ध्यान देना है। रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, रेजिलेंट, ये भी बात सही हमने बोला ना, रेजिस्टेंट रेजिलेंट सिमिलर चीज़ है। हाई प्रोडक्टिविटी विद ग्रेटर वेरिएशन ईयर टू ईयर, हाई प्रोडक्टिविटी विद ग्रेटर वेरिएशन ईयर टू ईयर, ये इंपॉर्टेंट, इस पर डिस्कस कर सकते हैं और बी पर डिस्कस, इन्हीं में से एक आंसर आपका ठीक होना है। देखिए इज नॉट एट्रीब्यूट कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब स्टेबल कम्युनिटी। देखिए कहीं पे बहुत सारे ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो उसका मतलब रिच डाइवर्सिटी है, मतलब स्टेबल, रिच डाइवर्सिटी गोज टू स्टेबल कम्युनिटी की तरफ। और जब ज़्यादा लोग जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे कोई बाहरी स्पीसीज एलियन जिसे बोलेंगे वो आके एंट्री कर सकता है, उसके लिए चांसेस हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत रिच है, बहुत डिफरेंट टाइप के लोग रह रहे हैं। इसका मतलब वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वेरिएट है, सबको चांस मिल रहा है, कोई भी आके वहाँ पर रह सकता है। ठीक है, तो मतलब रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय द एलियन स्पीसीज, ये बात सही नहीं हो पाएगी भाई। जब ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है वहाँ पे तो बाहरी लोगों के लिए चांस है, क्योंकि डाइवर्सिटी की बहुत सारी मल्टीपल लोग रह रहे हैं, मल्टी कैटेगरी के लोग रह रहे हैं, तो इनके लिए ये आराम से आके वहाँ पे रह सकते हैं। मगर कह रहा है कि नॉट एट्रीब्यूट एक स्टेबल कम्युनिटी के लिए ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि उसकी प्रोडक्टिविटी हाई तो है बट ग्रेटर वेरिएशन ईयर टू ईयर नहीं, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई होगी बट वेरिएशन नहीं होगा ईयर टू ईयर, क्योंकि स्टेबिलिटी का मतलब ही होता है कि नो वेरिएशन। ठीक है, एट्रीब्यूट नहीं है। रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय द एलियन स्पीसीज की ये कम्युनिटी जो स्टेबल कम्युनिटी होती है ये इन बाहरी स्पीसीज़ के लिए रेजिस्टेंट नहीं करे, क्योंकि ये चाहती है कि हमारे अंदर जो बहुत सारे लोग आके और असेंबल हो जाएं जिससे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी एलियन स्पीसीज़ को नहीं रोकेगी अपने अंदर आने से, इन्हें मतलब इन्वाइट करेगी, आ जाओ भाई हमारे अंदर साथ में रहो, हमें और स्टेबल करो। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्टेबल कम्युनिटी, तो करेक्ट आंसर है आपका बी कि रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय द एलियन स्पीसीज, मतलब ये बाहरी स्पीसीज़ के लिए रेजिस्टेंस शो करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, आ जाओ और हमारे साथ रहो, हमें स्टेबल करो, ये इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है, हम वही तो बता रहे कि नॉट एट्रीब्यूट। नॉट एट्रीब्यूट क्या है कि इनकी हाई प्रोडक्टिविटी होगी बट ग्रेटर वेरिएशन ईयर टू ईयर, ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रेटर वेरिएशन नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी हाई होगी बट वेरिएशन नहीं होगा इसमें। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हाई प्रोडक्टिव विद ग्रेटर वेरिएशन ईयर टू ईयर, ये बात गलत है, इसलिए आंसर नॉट है ना यहाँ पे, तो ये आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये भी वही क्वेश्चन है। देखिए इसमें उल्टी बातें करी, रिच बायोडाइवर्सिटी नॉट इंपॉर्टेंट, तो इन्हें बहुत समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, रिच बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी की तरफ हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब रिच और स्टेबल कौन होता है, जो हेल्दी होता है। ठीक है, तो हेल्दी इकोसिस्टम भी रिच बायोडाइवर्सिटी का फीचर्स है। सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस ऑन दी इस प्लेनेट, बिल्कुल सही बात है। हम कहते हैं ना कि इसे मत, चिड़िया को मत कर दो, बहुत सारे बर्ड्स हम देखते थे अपने चारों तरफ, अब नहीं है। बहुत सारे प्लांट मतलब लोग मोनोकल्चर कर रहे हैं, शुगर केन की खेती यूपी में हो रही है, तो कंटिन्यू सब लोग शुगर केन ही लगा जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है,
एक क्रॉप को अगर अटैक कर रही है तो बहुत ज़्यादा उसका जो रूप है भयंकर हो जाए, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा फूड मटेरियल मिलेगा उस पैथोजन को, तो वो सबको खत्म कर दे। इसलिए मोनोकल्चर को गलत माना गया है। मल्टीपल कल्चर, मिक्स्ड क्रॉपिंग जी हम बात करते हैं, ठीक है, उसे अच्छा माना गया ये दोनों। या फिर हम एनिमल के केस में देख लें, आज बहुत सारे मतलब हमारा बल्चर डिसअपियर हो गया है या दूसरे एनिमल्स हल्के हल्के गायब होते चले जा रहे हैं, तो ह्यूमन सर्वाइवल ऑन दिस अर्थ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इससे हम लोग खतरे में हैं, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लेनेट, ये बात भी सही है कि वरिष्ठ बायोडाइवर्सिटी का कंसर्न जो है इस चीज़ से है। यहाँ पे बात कर रहा है कि नहीं है, कौन सी चीज़ इससे नहीं जुड़ी है। तीसरे में एलियन स्पीसीज, और डी में कह रहा है बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें देखिए रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर का मतलब है कि रिच बायोडाइवर्सिटी से हेल्दी इकोसिस्टम की बात भी कर सकते हैं, सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लेनेट भी कर सकते हैं। और सी में आया एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज का मतलब यहाँ पर बात ये कर रहा है कि रिच बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे होगी तो क्या वो एलियन स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एलियन स्पीसीज का मतलब है कि जो रिच बायोडाइवर्सिटी शो करेगा वहाँ पे एलियन स्पीसीज की ईजिली मतलब चांस मिलेगा, वो आके वहाँ पे एंट्री मार सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बात कर रहा है कि इनके सिग्निफिकेंस, मतलब यहाँ पे ये आंसर होता कि अगर किसी की डाइवर्सिटी रिच है तो क्या वो एलियन स्पीसीज को अपनी एंट्री करने से रोकेगा? नहीं रोकेगा, वो अंदर आने देगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एलियन स्पीसीज वहाँ पे इजीली एंटर कर सकती हैं। बाकी इंपॉर्टेंट किसके लिए है? हेल्दी इकोसिस्टम के लिए, सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलियन स्पीसीज वहाँ पे एंट्री कर, एलियन स्पीसीज से रिच बायोडाइवर्सिटी का इतनी कंसर्न है कि कहाँ की रिच डाइवर्सिटी, तो अल्टीमेटली एलियन स्पीसीज बहुत इजीली एंटर कर सकती हैं, ठीक है। मगर इसका कोई कॉन्सिक्वेंस डायरेक्टली हेल्दी इकोसिस्टम या सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लेनेट, इससे इंपॉर्टेंट इसके लिए है, ठीक है, कि रिच बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्ट है, और एनसीईआरटी में देखिए आप लिखा हुआ है, मैंने वहीं से क्वेश्चन बनाया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको बहुत ध्यान रखना है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट 2004 के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसकी सिंपल सी बात है, उसमें बैक्टीरिया का नाम ही नहीं लिया गया है। जो IUCN 2004 की रेड लिस्ट है उसमें ये बताया गया कि इतने वर्टिब्रेट और इतने इनवर्टिब्रेट और इतने प्लांट जो हैं वो इस कैटेगरी में है, मतलब इन पे थोड़ा सा हमें कंजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए और इतना अंडर स्ट्रेस है। उसमें बैक्टीरिया की बिल्कुल बात ही नहीं करी गई, तो यहाँ पर लिखा है कि नॉट अकॉर्डिंग टू, तो बैक्टीरिया है ही नहीं उसमें, तो करेक्ट आंसर आपका टी, ठीक है गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इन्हें ध्यान रखें, और इसी के साथ जो मेरा चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।